darker the night, the deeper the secrets hidden within. रात के साए जब गहरे होते हैं और हवा में एक अनकही सिहरन होती है, तब कुछ कहानियां जाग उठती हैं। अंधेरी कहानियों में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत की कुछ ऐसी सच्ची और बहुत ही अजीब घटनाओं की पड़ताल करेंगे, जहां छोटे छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म को याद करने का दावा किया। बिल्कुल, और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, इन पर बाकायदा शोध हुआ है। हजारों मामले दर्ज किए गए हैं जिनकी वैज्ञानिक व्याख्या करना आज भी बहुत मुश्किल है। तो चलिए पहली कहानी के लिए चलते हैं। पूना, साल था 2009। एक पुलिस अफसर का बेटा आरव सहदेव, हमारे स्रोतों के मुताबिक आरव को बोलने में थोड़ी देरी हुई थी। अच्छा। लेकिन एक सर्जरी के बाद जब उसने बोलना शुरू किया तो वो ऐसी बातें करने लगा जो किसी के भी होश उड़ा दें। और ये बातें क्या थीं? वो कहता था कि वो इस दुनिया में नया नहीं है। उसका असली घर तो मुंबई में एक बड़े से बंगले में था। उसके पास एक नीली कार थी और वो मरीन ड्राइव पर घूमने जाता था। ये सब एक छोटा बच्चा कह रहा था। हाँ, वो ये भी कहता था कि उसने बड़े बड़े फिल्मी सितारों के साथ काम किया है, नेताओं से मिला है। जाहिर है घर वालों ने पहले तो इसे बच्चे का खेल ही समझा। स्वाभाविक है, कोई भी शायद यही सोचेगा। लेकिन कहानी ने मोड़ कहाँ लिया? मोड़ तब आया जब एक दिन आरव ने एक पुरानी काली सफेद फिल्म के एक एक्टर की तस्वीर देखी जी, और उसे देखकर बिल्कुल सपाट आवाज में बोला, यही मैं था। सच में? हाँ, और परिवार के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि वो उस कलाकार को पहचानते तक नहीं थे। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। शोधकर्ता ऐसी बातों को, अनप्रॉम्प्टेड स्टेटमेंट्स को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, बिना किसी उकसावे के दिए गए बयान। बिल्कुल। जब कोई बच्चा बिना किसी बाहरी संकेत के अचानक कुछ कहता है तो उसे सिर्फ कल्पना कहकर खारिज करना मुश्किल हो जाता है। और जब जांच हुई तो पता चला कि वो तस्वीर 1940 के दशक के एक फिल्म एजेंट मनोज मित्तल की थी। ओह। इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। आरव ने मनोज मित्तल की जिंदगी से जुड़े 40 से ज्यादा ऐसे तथ्य बताए जो किसी को पता नहीं थे। 40? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, जैसे मनोज की मौत किस बीमारी से हुई, उसके कितने बच्चे थे, यहाँ तक कि परिवार के कुछ निजी राज भी। कमाल है। स्रोतों के अनुसार इन मामलों की जांच में एक बहुत सख्त प्रोटोकॉल होता है। टीम पहले बच्चे के सारे दावों को लिख लेती है, उसके बाद ही उस व्यक्ति के परिवार को ढूंढा जाता है, ताकि कहानी पर परिवार की यादों का कोई असर न पड़े। सही बात है, और दावों की निष्पक्ष जांच हो सके। अच्छा, एक और अजीब बात है। जब आरव से पूछा गया कि मरने के बाद उसने क्या देखा तो उसका जवाब बहुत सीधा था। क्या कहा उसने? उसने कहा, बहुत तेज रोशनी थी, सब वहां जाते हैं, फिर हम चुनते हैं कि कहाँ लौटना है। मैं अपनी माँ को चुनकर आया हूँ। अजीब है, ये बयान दुनिया भर में दर्ज किए गए नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से काफी मिलता जुलता है। अलग अलग संस्कृतियों और उम्र के लोगों के बयानों में ये समानता एक ऐसा पैटर्न है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर कहानी का अंत थोड़ा अलग है। जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, ये यादें धुंधली होने लगी। वो दीवारों से पुरानी तस्वीरें हटाने लगा और कहता, मैं अब वही नहीं हूँ। हाँ, ये भी इन मामलों का एक आम पैटर्न है। 5 से 7 साल की उम्र तक ये यादें लगभग गायब हो जाती है। माना जाता है कि जैसे बच्चे की अपनी पहचान बनती है, पुरानी यादें पीछे छूट जाती हैं। तो ये तो थी आरव की कहानी, लेकिन कुछ मामले इससे भी ज्यादा उलझे हुए हैं। आप बेंगलोर वाले मामले की बात कर रही हैं, युवान मल्होत्रा? हाँ, ये कहानी भी उतनी ही अजीब है। 3 साल का युवान अपने पिता के साथ एक एयरक्राफ्ट म्यूजियम गया था। वहाँ एक पुराने लड़ाकू विमान के नीचे लगे एक हिस्से को देखकर उसकी माँ ने कहा, देखो ये बम है। और युवान ने उन्हें सही कर दिया? तुरंत। उसने कहा, ये बम नहीं, ड्रॉप टैंक है। 3 साल का बच्चा? हाँ, एक 3 साल के बच्चे के मुंह से ड्रॉप टैंक जैसा तकनीकी शब्द सुनना किसी के लिए भी हैरान करने वाला था। इसके बाद युवान को डरावने सपने आने लगे। कैसे सपने? वो चीखते हुए उठता और कहता कि उसका विमान जल रहा है, वो कॉकपिट में फंस गया है और नीचे सिर्फ समुंदर है। यहाँ आरव और युवान के दावों में एक बड़ा फर्क है। आरव की यादें जीवन शैली की थी, बंगला, कार, ये बातें बच्चा शायद टीवी से सीख भी सकता है। लेकिन ड्रॉप टैंक जैसी खास शब्दावली या कॉकपिट में फंसने का अनुभव, ये सामान्य ज्ञान नहीं है। युवान ने ये भी बताया कि उसे एक जापानी फाइटर प्लेन ने गिराया था और वो वीर रत्न नाम के एक एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरता था।
फिर क्या हुआ? उसके पिता ने जब खोजबीन की तो उनके होश उड़ गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना में सचमुच INS वीररत्न नाम का एक जहाज था। और रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस पर तैनात एक युवा पायलट लेफ्टिनेंट जयवर्धन मल्होत्रा की मौत ठीक वैसे ही हुई थी, दुश्मन के हमले में विमान के समुद्र में गिरने से। और जब युवान उस पायलट के पुराने दोस्तों से मिला तो उसने उन्हें उनके नाम से पुकारा, जैसे वो उन्हें सालों से जानता हो। और जब युवान से मरने के बाद के अनुभव के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब भी लगभग आरव जैसा ही था। क्या? मैं ऊपर गया, वहां रोशनी थी, मैं रुका और फिर अपनी नई माँ को चुना। 2 अलग-अलग शहरों के बच्चे जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, मरने के बाद का एक जैसा अनुभव बताते हैं। ये एक और चौंकाने वाला पैटर्न। बिल्कुल। अब तक हमने व्यक्तिगत और तकनीकी यादों की बात की, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां सबूत मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक होते हैं। जयपुर वाला मामला? हाँ, जयपुर चौहान दंपति की कहानी। उन्होंने एक सड़क हादसे में अपनी 2 बेटियों तन्वी और त्रिशा को खो दिया था। बहुत दुखद। इस सदमे के कई साल बाद उनके घर जुड़वा बच्चियों सिया और तान्या का जन्म हुआ। और इन बच्चियों में कुछ असामान्य था। बहुत कुछ। उन दोनों के माथे पर ठीक उसी जगह जन्म चिन्ह थे जहां उनकी दिवंगत बहनों को हादसे में घातक चोटें लगी थीं। ये महज संयोग तो नहीं हो सकता। शायद, लेकिन उनकी पसंद नापसंद, खिलौने, आदतें, सब कुछ तन्वी और त्रिशा जैसा ही था। वे घर के उन कोनों को पहचान लेती थी जहां वे पहले कभी नहीं गई थीं। कितना डरावना। और उन्हें रातों में डर लगता था, चीखना, रोना और तेज रफ्तार गाड़ियों के सपने देखना। वे कहती थीं, एक कार आ रही है, बहुत तेज। एक दिन तो हद हो गई। सिया ने खेलते खेलते तान्या का माथा पकड़कर कहा, यहाँ से खून निकल रहा है, बहुत खून। और ये वही जगह थी? हाँ, ठीक वही जगह जहां उसकी बहन त्रिशा को चोट लगी थी। स्रोतों में इस तरह के शारीरिक निशानों का बहुत जिक्र है। शोधकर्ता इयन स्टीवेंसन ने ऐसे सैकड़ों मामले दर्ज किए हैं जहां बच्चों के जन्म चिन्ह ठीक उन जगहों पर थे जहां पिछले जन्म में उन्हें घातक घाव लगे थे। मतलब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इन निशानों का मिलान भी किया? जी हाँ, और कई मामलों में एक सीधा संबंध पाया गया। सिया और तान्या के साथ भी 5 साल की उम्र तक ये यादें धुंधली होने लगीं। तो इन सब घटनाओं की कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी है? हाँ, बिल्कुल है, और हमें उस पहलू को भी देखना चाहिए। सबसे आम तर्क है क्रिप्टोमनेजिया, यानी छिपी हुई स्मृति। हो सकता है व्यक्ति ने कोई जानकारी कहीं सुनी या देखी हो, फिर भूल गया हो कि कहाँ से सीखी और उसे अपनी याद समझने लगे। मतलब आरव ने शायद मनोज मित्तल के बारे में कोई पुरानी फिल्म देखी हो। संभव है, और वो जानकारी उसके अवचेतन मन में बैठ गई हो। और सिया तान्या जैसे मामलों के लिए, जहां माता पिता पहले ही एक सदमे से गुजरे हों, वहां पेरेंटल सजेशन की संभावना को देखा जाता है। हो सकता है चौहान दंपति अपनी दिवंगत बेटियों को इतना याद करते थे कि उन्होंने अनजाने में ही सिया और तान्या के व्यवहार को उसी तरह ढाला हो। बच्चे अपने माता पिता की उम्मीदों और भावनाओं को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। यानी ये एक तरह का कंफर्मेशन बायस हो सकता है, जहां हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल। या फिर फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम, जहां यादें समय के साथ घड़ी या बदली जा सकती हैं, खासकर बच्चों में। लेकिन ये तर्क ड्रॉप टैंक जैसे तकनीकी शब्द या उन जन्म चिन्हों की व्याख्या कैसे करते हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल खाते हैं? यही आकर मामला उलझ जाता है। ये तर्क कई मामलों को समझा सकते हैं, लेकिन सभी को नहीं। युवान का ड्रॉप टैंक कहना या किसी बच्चे का सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले परिवार को ढूंढ लेना, इसे सिर्फ सुझाव या छिपी हुई याद से समझाना लगभग नामुमकिन लगता है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? एक तरफ बच्चों के अविश्वसनीय सत्यापित बयान है और शारीरिक निशान है, और दूसरी तरफ ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताते हैं कि हमारी याददाश्त कितनी अविश्वसनीय हो सकती है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। तो अंत में सवाल वही रह जाता है, क्या ये किसी पुराने जीवन की अधूरी कहानी है, या एक मासूम दिमाग का खेल, या कुछ ऐसा जिसे हम अभी समझ नहीं पाए? शायद सही सवाल ये नहीं है कि क्या पुनर्जन्म सच है। इन स्रोतों को देखने के बाद एक ज्यादा गहरा सवाल उठता है, चेतना और स्मृति क्या हैं? क्या वे सिर्फ हमारे दिमाग की रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो शरीर के साथ खत्म हो जाती हैं, या वो कुछ और हैं
जो शायद भौतिक शरीर से भी आगे मौजूद रह सकती हैं। और यही सवाल हमें अंधेरे में छोड़ जाता है। अगर आपको लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, तो शायद आप गलत हैं। रातें अभी बाकी हैं और साए अभी भी जिंदा हैं। आप सुन रहे थे अंधेरी कहानियाँ। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? बताइएगा, हम सुन रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। Welcome to Andheri Kahaniya. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.